अच्छा जी, in previous lecture we studied about the form of perception. ठीक है, जिसके अंदर सॉरी फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन, जिसके अंदर हमने उसके ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स थे उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, परसेप्शन की आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द ब्रेन ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स सेंसेशन। हमने पहले चीज़ों को देखा, हमारे ब्रेन ने उसको ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज करने के बाद जो है हमने उसको अपनी सेंसेशन के बाद अब वो चीज़ हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर आएगी। हर इंसान का परसीव करने का तरीका अलग होता है। इसकी मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल दी थी कि एक गिलास में आधा पानी है, दो सब्जेक्ट्स होंगे, दो लोग होंगे, दो इंडिविजुअल्स होंगे जिनसे हम पूछेंगे कि क्या आपको नज़र आ रहा है। उनमें से एक ने कहा था कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ है और दूसरे ने कहा था गिलास आधा खाली है। तो ये परसेप्शन हर इंसान की अलग होती है। फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन में हमने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव परसेप्शन पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव जो फैक्टर्स होते हैं जिनको या फिर जिनको स्टिमुलस फील्ड भी बोलते हैं, उसके तकरीबन 8 से 9 पॉइंट्स थे, जिसमें डिपेंड कर रहा होता था ऑब्जेक्ट के साइज पर, इंटेंसिटी पर, मूवमेंट पर, ड्यूरेशन, नोवेलिटी, रिपीटेशन वगैरह पे। ये सारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स थे और इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़े थे कि एक इंसान की अपने मेंटल स्टेट किसे कहते हैं। वो सब्जेक्टिव फैक्टर्स में आता है। सब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल फैक्टर जो हर इंसान का जो अलग अलग होता है। ठीक, उसके अंदर भी उसमें भी आप जो डिपेंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स में भी डिपेंड कर रहा होता है मोटिव्स ऑफ अ सब्जेक्ट, इंटरेस्ट, पास्ट एक्सपीरियंस, एज और जो सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स थे। आज हमने पढ़ना है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप और काइंड्स ऑफ परसेप्शन। इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ परसेप्शन आ रहे हैं। इसके 5 पॉइंट्स हैं। फॉर्म परसेप्शन है, साइज परसेप्शन है, ये परसेप्चुअल कॉन्सिस्टेंसी भी बोल सकते हैं इसको। मोशन परसेप्शन है, डेप्थ परसेप्शन है, टाइम परसेप्शन है। ये टाइप्स ऑफ परसेप्शन जो है ये काफ़ी लंबा सवाल है और मैं इसको 2 लेक्चर में कवर करूँगी। आज कोशिश करेंगे 2 से 3 अभी पढ़ लें और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे इसको। फॉर्म परसेप्शन में क्या होता है कि हर चीज़ जो है उसकी अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं उनके मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मैंने अगर फॉर एग्जांपल आपको कहती हूँ कि आपके घर में जो वॉल क्लॉक है वो कैसा दिखता है, यहाँ यानी कि उसकी फॉर्म कैसी है, तो अक्सर लोग ये कहेंगे कि वो गोल शक्ल में है या वो चौकोर शक्ल में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्म परसेप्शन होगा ना, जो आपके जहन में जो पहली चीज़ आएगी वो उसकी अपेरेंट जो अपीयरेंस है ना, वो होगा, मतलब उसकी फॉर्म क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी और वो किधर लटका हुआ है आपके घर में दीवार पर, वो आपके जहन में आ जाएगा। तो ये फॉर्म परसेप्शन इसे बोलते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा माइंड, मैंने किसी चीज़ का नाम लिया, ये स्टिमुलस हो गया और आपके माइंड ने फौरन प्रोसेस करके उसकी शक्ल आपके जहन में ले आई, यानी कि उसकी फॉर्म या उसकी शेप आपके जहन में आ गई और आपके ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट करके एक मीनिंगफुल तरीके से आपको बताया कि अच्छा ये चीज़ डिमांड कर रहा है, ये स्टिमुलस है और इसकी शेप ऐसी होती है, तो इसे फॉर्म परसेप्शन बोलते हैं। फॉर्म परसेप्शन जो है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक उसका फिगर या ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन होता है, मतलब वो दिखती कैसे है। ठीक, और दूसरी है लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन। इसकी दो टाइप्स हैं फॉर्म परसेप्शन की। सबसे पहले फिगर एंड ग्राउंड इन फॉर्म ऑफ परसेप्शन। मैंने जिसमें अभी आपको एग्जांपल दी थी ग्लास की, यानी कि हर इंसान की जो है ना वो परसेप्शन अलग होती है। ये बेस्ट एग्जांपल कोट की जा सकती है फॉर्म परसेप्शन में। इसकी दो फिगर्स दी हुई है इन्होंने। ठीक, इसके जरिए आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये फिगर 1 है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या नजर आ रहा है, आप में से कोई कहेगा कि ये एक प्लस का साइन है, कोई कहेगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है और जो इसका जो मेन जो फिगर है वो वाइट कलर की है, जो एक ग्राउंड को शक्ल दे रही है और ये इसकी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, हर इंसान अपने तरीके से परसीव करेगा।
जो 5.2 है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक शेप है। इसके अंदर आप 2 तरह के लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें अक्सरियत लोग जो है ना वो ब्लैक कलर को परसीव करेगी क्योंकि ये इसकी इंटेंसिटी एज़ कम्पेयर टू व्हाइट कलर ज़्यादा होती है, ब्लैक कलर की। आप कहेंगे कि 2 इंडिविजुअल्स हैं एंड दे आर स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर। लेकिन असल में ये वेस है। ये व्हाइट फिगर को अगर आप गौर से देखें 2 सेकंड के लिए आपने व्हाइट फिगर को देखना है। ये असल में एक वेस है जो जिसके जिसकी ये शेप है। ये ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर बनी हुई है, ठीक? और व्हाइट कलर की। ये असल में एक वेस है, लेकिन हम मिस्टेकनली परसीव करते हैं कि 2 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है? और उनके साइड पोज हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये होती है फॉर्म परसेप्शन। हर बंदे का परसीव करने का तरीका अलग होता है। जो आपका माइंडसेट होगा, आप में से वो लोग जिन्होंने ब्लैक कलर पर फोकस ज़्यादा किया, इसका मतलब है कि दे आर मोर इंटेंस टू देयर लाइफ, ठीक है? और जो लोग व्हाइट कलर को जिन्होंने परसीव किया, इसका मतलब होता है कि दे आर मोर हम्बल। व्हाइट कलर की तरफ जाके मतलब वो लाइफ को थोड़ा सा लाइट ले रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। ये नजर आ रही है सबको फिगर? यस मैम, आ रही है नजर। इसे कहते हैं फॉर्म परसेप्शन। मतलब आप किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं। आपको जो है डिफरेंट डायग्राम्स दिखाई जाती हैं ब्लैक एंड वाइट में, जिसको आपने परसीव करना होता है कि आपने देखा क्या है, ये इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे असल में जो 5.2 फिगर है, इसके अंदर एक वेस बनी हुई है। ये वेस है इसका, ये फेस है इसका, और ये इसका डिज़ाइन है, और ये इसका बॉटम है। लेकिन लोग परसीव करते हैं कि 2 लोग हैं और उनके साइड पोज है। लाइकवाइज ये जो 5.1 फिगर है, इसके अंदर भी 2 फिगर्स बनी हुई हैं। कुछ लोग इसे कहेंगे ये ग्राउंड है। हमने एक मैप दिया हुआ है छोटा सा, इसे बहुत जूम इन करके जूम आउट करके एक हमने मैप दिया हुआ है। और दूसरे कुछ लोग कहेंगे कि प्लस का साइन है, कुछ लोग कहेंगे कि वाइट फिगर बनी हुई है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, किसी ने एक जवाब दिया था एक बार के ये जो ईसाई होते हैं वो गले में जो पहनते हैं वाइट कलर का, ये उससे भी उन्होंने तश्कील दी थी। तो ये उनके माइंडसेट पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। इसमें फॉर्म परसेप्शन को गेस्टाल्ट ने ये कहा था कि हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में मैंने आपको इन डेप्थ पढ़ाया हुआ है क्लास में। गेस्टाल्ट स्कूल क्या कहता है कि वी परसीव थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स एज अ होल। हम जो उसकी ज़ाहिरी शक्ल होती है उसके मुताबिक चीज़ों को रिसीव करते हैं। उसके बाद हमारी जो सेकंड फॉर्म परसेप्शन की टाइप है, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन। इसे गेस्टाल्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। इनकेस आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो वो इस तरह आएगा कि लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या गेस्टाल्ट प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन बताएं। तब आपने ये लिखना है। अगर आपको खाली आ जाएगा गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, वो जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर में, तो आपने वो लिखना है। ये आपने मिक्स नहीं करना। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन में मेन चीज यही है कि हमने किसी भी चीज को मीनिंग देना होता है अपनी सेंस के मुताबिक, अपने माइंडसेट के मुताबिक। 2 अगर हम इंडिविजुअल लें, एक इलिटरेट है और दूसरा लिटरेट है, तो डेफिनेटली इलिटरेट और लिटरेट की जो परसेप्शन होगी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, उसमें क्लियरली फ़र्क होगा। जो इलिटरेट होगा वो अपने मुताबिक चीज़ों को परसीव करेगा। वो हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को नाम ही ना दे पाए कि वो है क्या चीज़, ये ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है। ऑन द अदर हैंड जो इलिटरेट पर्सन होगा उसे पता होगा कि उसने अपनी बिहेवियर को कैसे शो करना है, उसने अपने फीलिंग्स को कैसे शो करना है इन द फॉर्म, इन द पब्लिक। तो ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हो गए, इनकी परसेप्शन अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में जो वॉल क्लॉक है वो कैसा दिखता है, अब आपने तो उसके पुर्जे कभी देखे ही नहीं है। आप कहेंगे कि जी उसकी अपेरेंट साइज के बारे में आप मुझे बताना शुरू कर देंगे कि ये ऐसा है, इसकी 2 सुइयां होती हैं, ये टाइम बताता है। तो यहाँ पे आप उसकी ज़ाहिरी शक्ल को परसीव कर रहे हैं।
लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन डिपेंड्स ऑन 6 फैक्टर्स। 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके? वो है सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोयर, सिंप्लिसिटी एंड गुड फिगर। नामों से ज़ाहिर है आपने, अच्छा ये चीज़ें ना मिक्स हो जाती हैं, आपने इनको मिक्स नहीं करना, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। सिमिलैरिटी सिमिलर से निकला है, ठीक है? आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना है, मैं आपको थोड़ी-थोड़ी समरी बता देती हूँ यहाँ पे, इसके बाद फिर मैं आगे जाके आपको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दूँगी। सिमिलर आपने याद इसको कैसे करना है। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी का मतलब होता है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने 2 कप रखे हैं, ठीक है? जिसमें आप चाय पीते हैं। अपैरेंटली तो उनका काम क्या है कि इसमें उसमें आपने कोई चीज़ रखनी है और यूजुअली आपके घर में ये चाय पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इनकी इनकी शेप, इनका साइज़ वग़ैरह ये सब अलग होगा। सिमिलैरिटी यहाँ पे क्या है कि इनका फ़ंक्शन एक है कि ये कप है और इनकी इतनी महदूद जो है कैपेसिटी है, इतना चाय इसके अंदर आ सकती है, ये सिमिलर चीज़ है, ठीक? लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश आप क्या कर रहे हैं, इनके कलर के हिसाब से, इनके साइज़ के हिसाब से। अगर हम 2 डिफरेंट कप लें, ठीक है? प्रॉक्सिमिटी किसे बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि those items that are close together and tend to be grouped in a perception, ठीक? आपकी क्लास की एग्जांपल मैं ले सकती हूँ इसके अंदर कि आप एक एज ग्रुप के लोग हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से 18 साल से 21 साल के लोग या 20 साल के लोग आपकी क्लास में हैं। लेकिन हर इंसान का फंक्शन करने का तरीका, बिहेवियर, इंटेलिजेंस और काम करने की सलाहियत जिसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं, ये सारी अलग-अलग हैं, ठीक? इसके बाद आते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस एक चीज़ चल रही है। अगर मैं 4 टू 5 डॉट्स लगाती हूँ एक लाइन पर, ठीक है? मैंने डॉट-वॉट लगाए, हैं तो वो डॉट्स, लेकिन अगर आप दूर से इसको देखेंगे तो आपको एक लाइन नज़र आएगी कि ये एक लाइन है। अगर मैं उसको छोड़ 4-5 डॉट लगा के छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जो है वो दोबारा उसके आगे ही थोड़ा-सा गैप देके लाइन डॉट्स लगाऊँगी तो आपको कहेंगे कि यहाँ पर 2 लाइन्स हैं जो कंटीन्यूअस हैं। क्लोज़र का मतलब होता है बंद शक्ल, ठीक? सिंपलिसिटी, आपके सामने जितनी मर्ज़ी कॉम्प्लेक्स फिगर आ जाए, आप मैथ्स में थ्योरम पढ़ते हैं, वहाँ पे सर्कल के थ्योरम भी होते हैं, ठीक? आपने यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ वो आपको सब मैक्सिमम लोगों को पता है कि वहाँ पे जो थ्योरम हैं, वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको 3 से 4 दफ़ा समझने पड़ते हैं। लेकिन जब आप पहली दफ़ा उस चीज़ को, उस डायग्राम को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको सर्कल नज़र आता है। कि ये सर्कल के थ्योरम है या किसी और चीज़ के, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपके दिमाग ने चीज़ परसीव की है, वो सर्कल हो गया। यहाँ यानी सिंपलिसिटी से सबसे सिंपल तरीके से जो दिमाग आपकी चीज़ को परसीव करता है, उसे सिंपलिसिटी यहाँ बोलेंगे। और गुड फिगर किसे कहेंगे कि अम, ऐसी फिगर which has tendency to organize things to make a balanced figure includes all parts। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आगे आगे चल के। सिमिलैरिटी में वही चीज़ हो गई कि ये आपके पास 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे एक्स और ओ जो है वो एक ख़ास तरतीब के साथ लगे हुए हैं। ये मतलब सिमिलर हैं। आप अगर ये पैटर्न फर्स्ट ग्लांस में देखते हैं, तो आप कहेंगे कि ये दोनों अप्रॉक्सिमेटली एक जैसे ही हैं। Items of the same size, shape or quality are more likely to be viewed as a group or a pattern of dissimilar elements। यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप ये है फर्स्ट लाइन वाला और दूसरा ग्रुप ये है। ये 2 ग्रुप है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। प्रॉक्सिमिटी में क्या आएगा? आइटम्स दैट आर क्लोज टुगेदर एंड टू बी ग्रुप्ड इन आवर परसेप्शन। इसकी मैंने आपकी क्लास की एग्जांपल दी थी कि आपकी क्लास में एक सिमिलर हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स नहीं है, आप लोग ऑब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जिसकी अपनी परसेप्शन होती है, ठीक है? इसमें हर हर इंटेलिजेंस का और हर बैकग्राउंड का जो है ना स्टूडेंट्स होगा, तो यहाँ पे हम इसे प्रॉक्सिमिटी बोलेंगे। यहाँ पे इन्होंने 3 लेटर्स की एग्जांपल दी है कि ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स हैं और हर एक के ऊपर जो है ना वो मीनिंगलेस वर्ड लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल डिस, एबल, एस्टिश, ठीक? इनको अगर हम अलग-अलग लेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। डिस का कोई मतलब नहीं होता है। एबल, एबीएल का मतलब कुछ नहीं होता। एबीएलई
इज समथिंग एल्स एंड ABL इज समथिंग एल्स, ठीक है। इसको अगर ये अलग अलग चीजें हैं, वर्ड्स हैं जो मीनिंगलेस हैं, अगर इनको उठा के इकट्ठा हम कर दिया जाए तो ये वर्ड बनता है डिसएबलिस्टिश, ठीक है। या डिसेबल भी आप कर सकते हैं, या कोई और वर्ड भी आप उठा सकते हैं। एप्लीकेशन की एग्जांपल देते हैं, APAPP, ऐप लीकेशन, इसको अलग अलग करके लिखें, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनको इसको उठा के एक वर्ड बना देते हैं तो वो प्रॉक्सिमिटी बन जाती है, मतलब एक मीनिंग देने लग जाता है वो वर्ड। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में मैंने आपको एग्जांपल दी थी डॉट्स की, कि आप 4 से 5 डॉट्स में लगाती हूँ। आप ये सेकंड फिगर है ना, इसको इग्नोर करें फिलहाल। आप इस फिगर को देखें, इसमें क्या है कि मैंने 3 से 4 जो है वो डॉट्स लगाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं आपको कहती हूँ कि आप खास फासले से आप देखें इसको, तो आपको लगेगा कि ये डॉट्स नहीं है, ये है एक लाइन। आप मैंने एक लाइन लगाने की कोशिश की है। इसी तरह कुछ फासले के बाद मैंने फिर डॉट्स लगाए, तो ये आप कहेंगे कि ये टू टू लाइंस हैं जो कंटिन्यूस नहीं है। असल में ये सब बताने का मकसद ये है कि आप चीज़ों को एज अ होल ले रहे हैं, गेस्टार्ट साइकोलॉजी के मुताबिक। एज अ होल मतलब आपको ये लाइन लग रही है, टू कंटिन्यूस लाइन। यहाँ पे आप मुझे आप में से कोई भी ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे आपने डॉट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि गेस्टार्ट साइकोलॉजिस्ट ने, जो गेस्टार्ट स्कूल ऑफ थॉट था, वो यही कहता है कि हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं। आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा गुस्से वाला हो, ठीक है। अब मैं कहूँगी फलाना बंदा जो है वो कैसा है, आपने ये आप में से अक्सर ये लोग नहीं कहेंगे कि इसकी ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसको, जो उसका जो डोमिनेंट जो करेक्टरिस्टिक होगी ना, जिस तरह हम कहते हैं कि ये एग्रेसिव बंदा है, तो आप ये बताएंगे कि थोड़ा एग्रेसिव है ये। आप इसको एज अ होल ये इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो एज अ पार्ट लेंगे, एज अ पार्ट मतलब उसके पॉजिटिव चीजों को भी सामने रखेंगे और नेगेटिव चीजों को भी, ऐसे लोग कम होंगे। यही चीज गेस्टार्ट साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि हम चीजों को एज अ होल लेते हैं, हम उसकी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको नहीं कंसीडर करते। हम कहते हैं कि फलाना बंदा जो है ये बहुत एग्रेसिव है, ये फलाना बंदा बहुत जॉली है, ये फलाना बंदा बहुत मतलब लाइट मूड में रहता है, नॉटी है। तो ये से करेक्टरिस्टिक एज अ होल, मतलब वो चीज जो डोमिनेंट हो रही है दूसरे करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, हमने उसको परसीव करना है। ये हमारे ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है। क्लोइयर, क्लोइयर का मतलब होता है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे कि यहाँ पर एक शेप आ जाती है, ये देखें, ठीक है। ये आप इसकी आप एग्जांपल सिंपलिसिटी में भी दे सकते हैं, सिमेट्री और गुड फिगर में भी दे सकते हैं, और क्लोइयर में भी दे सकते हैं। कोई भी चीज जो ऑर्गेनाइज्ड हो और हमारे सामने रखी हो, हम उसे कहेंगे कि ये क्लोइयर है, ये क्लोइयर पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल है, क्लोज शक्ल है। स्क्वायर है, क्लोज शक्ल है। सर्कल है, क्लोज शक्ल है। इसकी मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी थी, जो एफएससी में या सेकंड ईयर में मैथ्स में जो थ्योरम होते हैं, या इसको भी छोड़ दें, मैट्रिक में जो आप थ्योरम पढ़ के आए हैं, वहाँ पे जो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की थ्योरम है, लेकिन वहाँ पे आप जो फर्स्ट चीज, जब आप फर्स्ट टाइम इसको देखते हैं तो आपको वहाँ पर सर्कल बना हुआ आता है कि सर्कल की थ्योरम है, ठीक। या ट्राइंगल या स्क्वायर, कोई भी कॉम्प्लेक्स शक्ल हो, लेकिन सबसे पहले आपका माइंड जो है ना उसको एज अ होल परसीव करेगा, ये दिखता ये ऐसा है, अपेरेंटली इसकी शक्ल ऐसी है। सिंपलिसिटी भी वही चीज होगी, आप उस चीज को बहुत जल्दी परसीव करेंगे जो सिंपल है। लेकिन ऐसी चीज जो सिंपलिसिटी नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, तो आप उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक। आप उसके अपेरेंट साइज को आपका दिमाग जो है ना जल्दी परसीव कर लेगा। सिमेट्री और गुड फिगर, सिमेट्री का मतलब होता है एक खास पैटर्न के मुताबिक जो है एक चीज बनी हुई हो, सिमेट्री है। जैसे कोई रोड है, वो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, जैसे मोटरवे समझ लें, हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल रोड है। लेकिन ऐसी सड़क जो आप पे कॉलेज की तरफ आती है, ठीक है, बीच में खड्डे हैं, पत्थर हैं, टूटी हुई है, तो वो नॉन सिमेट्रिकल चीज होगी। सिमेट्री का मतलब होता है एक खास पैटर्न के साथ स्मूथली एक चीज बनी हुई है, और आसानी से हम उस चीज को रिसीव कर सकते हैं। Good figure law of good figure says that there is a tendency to organize things to make balanced figure that includes all parts of it. हमने कोई चीज बनाई और इसकी फिगर जो थी ना वो बैलेंस थी। अब जैसे कि इन्होंने यहाँ पर स्टार की शेप दी हुई है, इसके कितने कोने हैं? फाइव, फाइव जो है ना इसके इसके कॉर्नर्स हैं,
और ये दोनों शेप जो है वो एक जैसी बनी हुई है, सिमेट्रिकल। इनकी इनकी जो कॉर्नर्स हैं वो टेढ़े नहीं है, तो ये खास शेप में बनी हुई है, तो इसे कहते हैं, हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है इन दोनों के अंदर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ लें। मैम ये प्लीज जरा दोबारा बताइएगा, सही से समझ नहीं है मुझे। किस चीज की? ये लास्ट पॉइंट की, आपकी आवाज अंदर से ड्रॉप हो गई थी, मेरा नेट शायद डिस्कनेक्ट हुआ था इस वजह से। सिमेट्री और गुड फिगर। यस मैम। रिपीट कर दीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, आ ही नहीं रही बल्कि। अब बताएं, आ रही है अब? अब भैया मैम आवाज आपकी। सिमेट्री का मतलब होता है ऐसी चीज जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज बनी हुई हो, ठीक है, या स्मूथली बनी हुई हो। मैंने यहाँ पे आपको रोड की एग्जांपल दी थी कि अगर आप मोटरवे पे जाते हैं तो वो स्मूथ रोड है, तो हम कहेंगे कि इस रोड के ऊपर सिमेट्री है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी रोड पर जाते हैं जहाँ पे बम्स हो, बम्स का मतलब होता है खड्डे हो, ठीक है, पत्थर हो, तो वहाँ वो नॉन सिमेट्रिकल रोड होगी। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इन दो स्टार्स की। इसे सिमेट्रिकल और गुड फिगर भी बोलते हैं, मतलब जिसकी प्रॉपर फिगर हो। आप देखेंगे एक स्टार बना हुआ है, उसके 5 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5, और इन दोनों फिगर्स को अगर आप कंपेयर करें तो इन ये दोनों चीज़ें जो है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसी बनी हुई हैं, ठीक है। कोई टेढ़ा, एक ये नहीं है कि इसका एक कॉर्नर राइट साइड पर जा रहा है या लेफ्ट साइड पर जा रहा है, एक प्रॉपर तरीके से इनको ड्रॉ किया गया है, तो हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस्ड फिगर है, ये ऑर्गेनाइज्ड फिगर है। द लॉ ऑफ सिमेट्री ये बोलती है कि लॉ ऑफ गुड फिगर सेज दैट देयर इज अ टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स टू मेक अ बैलेंस फिगर दैट इंक्लूड्स ऑल इट्स पार्ट्स। इन दोनों के 5 कॉर्नर्स हैं, 5 कॉर्नर्स को हम पार्ट्स लेते हैं, और दोनों जो हैं वो एक खास तरीके से बैलेंस तरीके से बनी हुई हैं। अगर आप सर्कल ड्रॉ करें कभी भी, 99% ऐसा ही होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, सर्कल जो है ना वो टेढ़ा बनता है या फिर ओवल शेप में बनता है, वो सर्कल नहीं होता। इसका मतलब है कि इसमें सिमेट्री नहीं है, सर्कल में सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रकार लेते हैं, प्रकार से क्या करेंगे कि वो बिल्कुल गोल ड्रॉ करेगा, यानी कि शेप बिल्कुल सिमेट्रिकल आएगी। तो यहाँ पे गुड फिगर भी कह सकते हैं या सिमेट्रिकल शेप भी बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से जो एग्जैक्ट फिगर होती है उसको आप ड्रॉ करें तो वो सिमेट्रिकल शेप होगी, ऑर्गेनाइज शेप होगी, बैलेंस फिगर होगी। इसके अलावा भी कोई सवाल पूछ रहा था तो वो मुझसे पूछ लें। डिस्टॉर्शन आ रही थी, तो मेरे ख्याल है कोई फीमेल है स्टूडेंट, पूछें। यस मैम, मैं ही थी। मैंने आप ये ही पूछा था, आपने क्लियर कर दिया। थैंक जी, यू मैम। मैं कह रही हूँ ये क्या आपका नेट प्रॉब्लम है। आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन मेरी? नोट्स नजर आ रहे हैं? यस यस मैम, ये फिर मैम। से फर्स्ट टॉपिक ही आ गया। अब क्या आ रहा है भला इसके ऊपर? मैंने सिमेट्री खोली हुई है। अब वही मैम स्टार्स, जी जी वही आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई और मसला हो तो मुझे बताएं। नो मैम, हमें मसला नहीं होता। सब समझ आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो अच्छा मैम। मैम, जैसे आप बता रही हैं कि ये लॉन्ग आएगा, तो नहीं, ये आगे लॉन्ग के, जी 5 पार्ट्स है ना इसके, ठीक है। जी जी 5 पार्ट्स हैं, तो इन आगे भी इनके काफी ज्यादा पार्ट्स हैं, तो इनमें से कितने कितने करने चाहिए मैक्सिमम हमें एक लॉन्ग में? क्या? आगे जैसे आपने लॉन्ग करवाया है एक हमें,
और उसके आगे 5 पार्ट्स है और आगे उसी के भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनमें से कितने-कितने हमें करने चाहिए? जैसे जी है, एफ, ए, ये बी भी ऐसे आपको करके, पता नहीं तो आएगा कितने होने चाहिए? मैंने आपको फॉर्म परसेप्शन बताया है, ठीक है? आपको एक अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, 20 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा आपको कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? ये नहीं है कि 25 नंबर का आ जाएगा, 20 नंबर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मतलब 7 to 8 पेजेस होने चाहिए। तो आपने फॉर एग्जांपल आपको पेपर में आया था फॉर्म परसेप्शन पर एक डिटेल नोट लिखना है या कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखना है। आपने फॉर्म परसेप्शन की पहले डेफिनेशन बतानी है, ठीक है? ये इसमें लिखी हुई है। फॉर्म परसेप्शन होता कि इसे डिफाइन करना है 4 to 5 पेजेस पर, सॉरी लाइंस पर, ठीक है? फिर आपने नीचे लिखना है कि टाइप इसके आगे से क्या होती है, गुड फिगर ग्राउंड फॉर्म ऑफ परसेप्शन होती है। ग्राउंड फॉर्म ऑफ परसेप्शन में मैंने आपको वो उसकी वेस की एग्जांपल दी थी और ये प्लस का साइन था, उसकी एग्जांपल दी थी। आपने ये लिखना है, उसको भी आपने 1 से 1.5 पेज पर डिफाइन करके एनफ खत्म कर देना है उसको। उसके बाद लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन या गेस्टाल्ट परसेप्शन में कहते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्ट का लफ्ज जहां पे भी आ जाए समझे कि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये इसमें से पूछते हैं, ये मुझे भी सवाल आते हैं अभी इस लेवल पे भी कि गेस्टाल्ट प्रिंसिपल कहता क्या है, ठीक? आपने ज्यादा फोकस जो है ना आपने इसके ऊपर करना है गेस्टाल्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो मैंने अभी आपको ये सिमिलैरिटी प्रॉक्सिमिटी कॉन्टिन्यूटी बताया है। आपने जो पिछली जो फर्स्ट फॉर्म थी ना, फिगर एंड ग्राउंड फॉर्म ऑफ परसेप्शन, जो फॉर्म परसेप्शन की पहली टाइप थी, फॉर्म परसेप्शन की 2 टाइप्स हैं, समझ आ रही है ना आप लोगों को? मैं इस पर बताती हूँ आपको। ये देखिए, हमने फॉर्म परसेप्शन पढ़ा जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है? ये सबको नजर आ रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है सबके? यस मैम, आ रहा। ठीक मैम आ रहा है। ठीक है। फॉर्म परसेप्शन है ना, फॉर एग्जांपल आपको फॉर्म परसेप्शन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट आ जाता है। फॉर्म परसेप्शन की आपने ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस। आपने आपने जब नोट्स बनाने हैं तो आपने इसको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये इसका क्रक्स है, क्रक्स मीनिंग है। फॉर्म परसेप्शन का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज समथिंग, ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारा दिमाग कैसे उसे परसीव करता है। इसके आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक है फिगर एंड ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन। इस पर आपने 1 या मैक्सिमम 1.5 पेज लिख देना है। ये डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर बहुत हो गया तो ये प्लस वाली बना लें, आसान वाली, या अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ये भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस पर है आपकी, ठीक है? तो इसका ये होगा कि थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपके एग्जामिनर पे कि अच्छा ये पढ़ के मेहनत करके आया है। आपने जो फॉर्म परसेप्शन है ना, जो पहली फिगर है ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन, इस पर आपने 1 से 1.5 पेज में इसे खत्म करना है। ज्यादा फोकस आपका इसके ऊपर होना चाहिए जो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर होना चाहिए। इसमें भी आपने एक पैराग्राफ में इसका ये सारा क्रक्स बताना है, ठीक है? कि होता क्या है, क्यों है, क्या क्या, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में, ये वही ऑलमोस्ट चीजें हैं। जैसे कि ये लाइन है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस्ड दैट द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। इसके जो आगे से टाइप्स है ना, इसको 4-4 5-5 लाइन में भी करेंगे ना, आपके बहुत आराम से जो है ना ये 7 से 8 पेजेस हो जाएंगे। आपने इसको 4-4 5-5 लाइन में इन सबको एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट। आपको अगर इसका सवाल आया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। वरना लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लेकिन इसमें मैम ये शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं वैसे भी कहना चाह रही थी कि ये ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, वो मेरे मुंह से लॉन्ग निकल गया, उसके लिए माजरत है। तो लेकिन अगर आपको इनकेस लॉन्ग क्वेश्चन में आया ना, तो जिस तरह मैंने आपको बताया आपने इससे एक्सप्लेन करना है, जो क्रक्स लाइंस हैं उसकी, जो मेन उसका कॉन्सेप्ट है, आपने वो लिखना है। आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना। लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ वेरी इजी, साइकोलॉजी इतनी, आप अगर पढ़े ना तो ये मिक्स होती हैं चीज़ें। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करने हैं सबसे पहले। जिस तरह मैंने आपको अभी जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको इनके मतलब बताया था कि सिमिलैरिटी में क्या मतलब होता है, प्रॉक्सिमिटी में क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूटी, ये उसकी क्रक्स लाइंस थी, वो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है? ये सिमिलैरिटी में ओके मैम। डायग्राम जो हल्की फुल्की डायग्राम्स है ना, आप उनको सामने रख के उसको बना के आपने मार्कर से बनानी है, वो पेंसिल का यूज नहीं करना। और ये कंटिन्यूटी में भी आप ये बना सकते हैं, क्लोयर के अंदर, क्लोयर में सिंप्लिसिटी में और सिमेट्रिकल या गुड फिगर के अंदर आप ये वाली डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिमेट्री में ये वाली डायग्राम बनाए ना, तो आपकी सिमेट्री होनी चाहिए, ये ना हो कि इसका एक कॉर्नर साइड पर निकल रहा हो, एग्जामिनर कहेगा कि फिर इसकी जो अपनी बातें हैं ना इसमें तो एक रब्त ही नहीं है खास।
मतलब सिमेट्री नहीं हम है। स्टार्स की जगह तो सर्कल भी तो बना सकते हैं। जो उसकी शेप है ये इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है। कंपास से आप बेशक बना लें, सर्कल बना लें, जरूरी नहीं है कि आप स्टार्स ही बनाएं, या आप रेक्टेंगल बना लें, लेकिन आपने यूज करना है अपना स्केल, नीटली बनानी है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन जब आप बनाते हैं ना तो फिर सिमेट्री में और आपकी जो फिगर है ना ये अलग अलग हो जाएंगे। एक सिमेट्री होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड, एक फाइन लाइन, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपने चीज बनानी है, कोई शेप बनानी है तो। आगे समझ? कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे यस मैम, बताओ। आगे समझ। जी मैम आ गई। कोई कंफ्यूजन हो इसके अलावा? फीचर एनालिसिस के अंदर ये जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं फॉर्म परसेप्शन के अंदर इसकी समरी है। इसे एक दफ़ा पढ़ लें, दिस इज नॉट इंक्लूड इन योर टॉपिक। इसे बस एक दफ़ा आप पढ़ लें। जी जी कंजुल। मैम ये जो सिमेट्री है उसमें अगर हमने कोई डायग्राम अपने पास से बनानी हो हम कुछ भी बना सकते हैं, बस वो प्रॉपर होनी चाहिए। जिस तरह ये इन्होंने बनाई है ना, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सर्कल ड्रॉ करना है तो आप कंपास ले सकते हैं। अगर आपने हाथ से बनाएंगे ना तो ये होगा कि उसमें सिमेट्री नहीं होगी, कहीं ना कहीं बैलेंस खराब हो जाएगा उसका। या आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, स्केल पकड़े और इसे बना लें, एक दो दफा इसे प्रैक्टिस कर लें, यू आर गुड टू गो। ना बनाइए लेकिन सिमेट्री होनी चाहिए। ओके आप ऊपर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, आपकी डायग्राम बिल्कुल आपकी एक्सप्लेनेशन जैसी होनी चाहिए कि सिमेट्रिकल फिगर्स ऐसी होती हैं। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद है मोशन परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन एंड टाइम परसेप्शन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है? ये जो है सी आर या जी आर जो है ना अटेंडेंस की, इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें।